नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आजकल मैं आप सबको सुना रही हूँ केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। आज इस उपन्यास का 11वां भाग है। 10वें भाग में आप सबने सुना कि गुंजा, जैसे पता है कि गुंजा अपने बहन के ससुराल रूपा के ससुराल आई हुई है क्योंकि रूपा गर्भवती है। वहीं पे 4 महीने पहले वो आ जाती है ताकि अपनी बहन की मदद कर सके और गुंजा बहुत अच्छे से अपने बहन के ससुराल में उसकी घर गृहस्थी को संभाल लेती है। तो घर गृहस्थी संभाल लेती है और फिर बीच में लेकिन गुंजा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो गुंजा कुछ दिन के लिए अपने घर जाती है और फिर गुंजा के पिताजी यानी वैद्य जी उसे बलिहार छोड़ने आते हैं। तो जब बलिहार आते हैं वैद्य जी तो रूपा से उनकी गुंजा के ब्याह की बात होती है। तो रूपा चाहती है कि चंदन से ब्याह हो जाए गुंजा का। वैद्य जी के भी मन में भी यही बात होती है। रूपा कहती है अपने पिताजी से कि आप बात चलाएं, लेकिन उनमें हिचक होती है बात चलाने की वैद्य जी में। तो रूपा उसे भरोसा दिलाती है अपने पिताजी को कि मैं बात छेड़ूंगी इस मसले पर, मैं इस मुद्दे पर ओंकार से और काका से बात करूंगी। और फिर कुछ दिन बाद रूपा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। घर में खूब जश्न मनता है और 1.5 महीने के बाद गुंजा के जाने का समय हो जाता है। चंदन गुंजा को लेकर निकलता है गांव से। गांव के सभी लोग उसे छोड़ने आते हैं नदी तक और नाव में बैठकर गुंजा और चंदन चौबे छपरा की ओर निकल जाते हैं। अब आगे सुनिए। सवेरे के लगभग 10 बजे थे। सावन का आकाश बादलों से घिरा हुआ था, किंतु हवा होने से बादल उड़ते जाते थे। चौबेपुर जाने के लिए सोना की धारा और हवा दोनों माफिक थी। सोना का पानी अभी बहुत गंदा नहीं हुआ था। नदी के दोनों ओर जनेरा, सांवा और जोंधरी के हरे खेत लहरा रहे थे। ठंडा सुहावना मौसम नाव खेने के लिए मन में और भी उत्साह भर देता था। चंदन और गुंजा दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे थे। दोनों रह रह कर एक दूसरे को निहार लेते। रंगरेज के हाथों रंगी हुई पीली साड़ी पर अबरख हवा से साड़ी के हिलने पर रह रह कर चमक जाता था। गुंजा की स्वस्थ भरी गोरी देह पर पियरी खिल रही थी। कलाइयों में भरी हुई चूड़ियां और चांदी के पछुए हाथ के तने खिल जाने पर बज उठते थे। सुघर सलोने मुंह की काजल से भरी बड़ी बड़ी आम की फांक सी आंखें चंदन के मुंह पर टिकी रहती। जब कभी चंदन ताक देता तो गुंजा लजाकर दूसरी ओर देखने लगती। आज गुंजा को लग रहा था कि 4-5 महीनों के दिन जैसे खेल में ही बीत गए। नाव पर चढ़ने के बाद उसे लगा कि उसे बलिहार के बाहर भी आना है। भीतर भीतर गुंजा के मन में रह रहकर कुछ कचोट रहा था। लगता था बलिहार में कुछ छूट गया है। नाव दाएं किनारे से बढ़ रही थी। अहीर का बेटा दशरथ बहुत चतुर था। गुंजा से बोला, घर में तो तुम चंदन से इतना बतियाती थी गुंजा बबनी, यहाँ क्यों चुप्पी साध ली? गुंजा मुस्कुरा पड़ी तो दशरथ फिर बोला, हमारा बस चलता तो वैद्य जी से कहते कि छोटी बेटी को भी इसी घर में डाल दो। घोड़ी पर सवार होते जगत छान मारेंगे, लेकिन चंदन जैसा लड़का नहीं पाएंगे। कोई दूसरी संतान तो उनको है नहीं। साध सोहिला से चंदन के साथ ब्याह कर छुट्टी पाते। बबनी का मन हो तो मैं वैद्य जी से और काका और ओंकार भैया से भी बात कर सकता हूँ। लेन देन में क्या रखा है, दान दहेज तो बहुत मिलता है, लेकिन बरकनिया की ऐसी जोड़ी नहीं मिलती। बोलो गुंजा बबनी, क्या कहती हो, बात चलाएं? दशरथ ने हंसते हुए कहा। गुंजा कुछ लजाकर चंदन की ओर ताक कर आंचल से मुंह तोप कर हंसने लगी। तो चंदन बोला, अच्छा तू अगुवाई या उपरोहिती दोनों करना। दशरथ चिढ़ गया। ए चंदन, अहीर का बेटा हूं तो क्या हुआ? एक बार अगर तुम मुंह खोल दो तो ओंकार भैया से तुम्हारे सामने ना कह दिया तो कहना, असल का नहीं। अच्छा लग्गी मार, बहुत बढ़ चढ़ कर ना बोल। थक गया हो तो ला लग्गी, अब हमें दे दे। थका तो नहीं हूं, लेकिन अगली फेंक पर दाब बढ़ता है।
गुंजा बबनी तुम्हारे पास बीच में आकर बैठ जाएं तो नाव की चाल तेज हो जाए। दशरथ की बात पर चंदन ने घूमकर पीछे दशरथ की ओर ताका। उत्तर में दशरथ ने आंखों से ही चंदन से कुछ कहा। चंदन ने तो कुछ नहीं कहा, पर गुंजा अपने आप ही चंदन के बगल में आकर बैठ गई। कोरी रंगी हुई साड़ी की कुंवारी गंध चंदन की देह मन में भरने लगी। चंदन ने बगल में बैठती हुई गुंजा को एक अजब भाव से निहारा। नाव के पाटे हुए चांचर की कोर पर बैठकर अपने और अगले फैंग के बीच की खाली जगह में चंदन और गुंजा ने अपने पैर लटका दिए थे। नाव में थोड़ा सा पानी था। दशरथ ने एक बार तेजी से लग्गी मारी, नाव की चाल बढ़ी और अगला फेंग पानी की सतह से कुछ ऊपर उठ गया तो उधर का सारा पानी ढरक कर गुंजा और चंदन के दोनों पैरों से को धो गया। गुंजा के रंगे हुए पैरों का लाल रंग पानी में छूटने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक चंदन ने नीचे पैरों की ओर देखा तो पाया कि गुंजा के गीले पैरों से रंग छू छू कर उसके पैरों पर भी लाल लाल धब्बे उतर आए थे। चंदन अपने और गुंजा के लाल रंगे पैरों को वैसे ही निहारता रहा। गुंजा का ध्यान गया तो बोली, क्या देख रहे हो? नीचे पैरों को देखो, चंदन ने कहा। गुंजा ने जब दोनों के पैरों को देखा तो लाज से गड़ गई। चंदन गुंजा के भोले चेहरे को देखने लगा और गुंजा चंदन के पैरों पर लगे लाल धब्बों को निहारती गहरे लाल रंग से रंगी अपनी एड़ी चंदन के नाखूनों पर रगड़ने लगी। ये क्या? अब जब रंगा है तो पूरी तरह रंग जाए। धय धय क्या, एक बार तो रंगना ही है, लजाते क्या हो? दशरथ अपना पैर निकाल नदी में लटका कर धोने लगा तो नाव कुछ उलझी। दशरथ का ध्यान टूटा तो बोला, क्या है चंदन? कुछ नहीं, तुम लग्गी मारो। और चंदन ने अपने दोनों पैर थोड़ा सा ऊपर करके दशरथ को दिखा दिया। दशरथ मुस्कुरा कर रह गया। सहसा दशरथ गाने लगा, पाकल पाकल पनवा खियावे गोपी चनवा, प्रीतिया लगावे लारे बेईमनवा। नाव पानी चीरती हुई दशरथ के गीत के बोल हवा में पीछे छूटते गए और ऊपर आकाश में एक के बाद एक बादल के टुकड़े सूरज को ढकते हुए मौसम सुहावना करते गए। अभी कितनी दूर है चंदन? आधे से अधिक तो आ गए। वो देखो, वो रहा तुम्हारे गांव के सिवान वाला बरगद का पेड़। गुंजा ध्यान से देखकर बोली, अरे दीपा सत्ती वाला कहो। और गुंजा ने मन ही मन दीपा सत्ती को प्रणाम किया और सोना का जल लेकर अपने सिर पर छिड़क कर मन ही मन मनौती मानी कि हे दीपा सत्ती, यदि चंदन ने मेरी मांग भरी तो गा बजा के चुनरी से तेरी गोद में भरूंगी। फिर अपने आप ही चंदन से कहने लगी, सुनो चंदन, हमारे गांव में एक चौबे थे, उनकी बेटी थी दीपा। ब्याह के समय लोग कहते हैं कि वो 14 साल की थी। ब्याह के बाद दीपा ने कोहबर में बैठे हुए अपने वर को देख लिया जो 45 साल का था। कोहबर की रस्म जब पूरी हो गई तो पिछवाड़े खिड़की की राह से निकल के दीपा इसी सोना में डूब मरी। भोर में उनकी लाश इसी पेड़ की जड़ में अटकी मिली। पहले सोना में 12 मास पानी भरा रहता था, लेकिन तभी से ही ये गर्मी में सूख जाती है। उसी समय से इस पेड़ का नाम दीपा सत्ती पड़ा। इस गांव का चलन है कि हर लड़की अपने ब्याह के बाद विदाई से पहले अपने वर के साथ आकर दीपा सत्ती को पूजती है। अच्छा, तो तुम भी पूजोगी ना गुंजा? चंदन ने बीच में ही टोक दिया। और नहीं तो क्या, गुंजा ने थोड़ा लजाकर चंदन को देखते हुए कहा। नाव दीपा सत्ती के पास आ गई थी। गुंजा फिर कहने लगी, इनसे लोग मनौती मांगते हैं और पूरी भी होती है। चंदन, तुम भी मनौती मांग लो ना। किसके लिए? चंदन ने शरारत भरी हंसी हंसकर पूछा। अपने लिए, और किसके लिए? गुंजा कुछ खींच कर बोली। अरे किस बात के लिए? चंदन ने फिर पूछा। जिस बात के लिए तुम्हारा मन चाहे। तुम्हारे मन की बात मैं क्या जानती हूँ?
गुंजा ने बड़ी सरलता से कहा और फिर सोना की बहती धार की ओर ताकने लगी। चंदन भी उसी सरलता से गुंजा को निहारने लगा। पर हमको क्या निहारते हो, मांगो ना मनौती। चंदन हंसकर कहने लगा, हे दीपासक्ति। गुंजा ने बीच में ही टोक दिया, अरे ऐसे नहीं कहते, हाथ जोड़कर कहो। और गुंजा चंदन की दोनों हथेलियां जुटाकर सामने की ओर बढ़ाकर बोली, हाँ ऐसे करके, अब बोलो। हे दीपासक्ति, अगर गुंजा को अच्छा सा मनचाहा वर मिला तो मैं तुम्हें पकवान चढ़ाऊंगा। गुंजा ऊपर से खींच गई, जोर से चंदन की पीठ पर चिकोटी काट कर बोली, मनौती में भी हंसी करते हो, कहूंगी पूरब चलने को तो चलोगे पश्चिम। गुंजा की इतनी चिंता है तो क्या? चंदन ने पूछा। कुछ नहीं, हर समय हंसी। गुंजा दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई। चंदन गुंजा के पास सरक कर बैठ गया था। नाव दीपासक्ति को पार कर गई। हमारे पास बैठना अच्छा नहीं लगता? गुंजा ने चंदन से धीरे से पूछा। जाने वाले के पास अंतिम समय में घड़ी भर बैठ लेने से कौन सा सुख मिलेगा गुंजा? अब जब बाकी दिन अकेले ही काटने हैं तो घड़ी भर का यह संग साथ और भी कचोटता रहेगा। इतने दिनों के बीच गुंजा से चंदन ने इतना खुलकर कभी नहीं बोला था। गुंजा ने दूसरी ओर आंखें फेर ली और सोना के जल में टप टप आंसू गिरने लगे। उपन्यास का ये भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अभी आप भारती कुमारी की आवाज में सुन रहे थे केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 11वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।